हिंदी साहित्य को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के बाद जो मध्यकाल आता है उसमें भक्तिकाल और रीतिकाल जो है प्रमुख रूप में आते हैं। उसके बाद आधुनिक काल जो है आता है। अब आदिकाल और मध्यकाल यानी रीतिकाल, भक्तिकाल और उसके पहले का आदिकाल, इसके अंतर्गत जो है केवल काव्य की रचना जो है हो चुकी थी। यानी जितनी भी रचनाएं आपको उस समय में आप देखेंगे वो सारी की सारी रचनाएं आपको काव्य में दिखाई देगी। उस समय में जो है गद्य का विकास नहीं हुआ था, तो गद्य जो है आधुनिक काल की देन जो है हम मान सकते हैं। अब आधुनिक काल के साहित्य के ऊपर चर्चा करने से पहले या आधुनिक काल के कवियों को देखने से पहले उस युग की परिस्थितियों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि रचना जो है परिस्थितियों से ही जन्म लेती है। कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार जो है अपने आसपास घटित वातावरण से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है और उसका प्रभाव जो है उसकी रचनाओं पर पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे हम देख सकते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत राजा महाराजाओं यानी मुगल शासकों द्वारा लोगों को सताने का काम हो रहा था, मंदिरों को तोड़ने फोड़ने का काम हो रहा था। उस समय में भक्ति काल के कवियों ने लोगों को निराशा से बाहर निकालने के लिए भक्ति परक काव्य की रचना की हुई हमें दिखाई देती है। उसके बाद आप रीतिकाल के अंतर्गत जब भी जाते हैं तब उस काल के जितने भी कवि थे वो सारे राजाओं महाराजाओं के यहाँ आश्रित कवि थे और राजा महाराजाओं के चरणों में पड़े रहते थे, उनकी गुलामी करते थे। उसकी वजह से वे सारे कवि अपनी राजा महाराजाओं को खुश करने के संबंध में काव्य की रचना करते थे और उस युग की सामाजिक परिस्थिति भी वैसी थी। यानी यथा राजा तथा प्रजा के गुण उस समय के सामाजिक रचना में आपको दिखाई देंगे। तो हम यदि आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में जो है मनुष्य जो है प्रगतिशील अवस्था में हमें थोड़ा सा आता हुआ दिखाई देता है। तो आधुनिक काल के साहित्य को देखते समय हम देख सकते हैं कि आधुनिक काल का साहित्य जो है स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित जो है हमें दिखाई देता है। यानी आधुनिक काल का जो पहला यानी भारतीय युग, द्वियुग युग, यदि आप देखेंगे तो उस काल की सभी रचनाएं जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित या अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए असंख्य अन्याय अत्याचार को वाणी देने वाले उस समय की रचनाएं जो है हमें दिखाई देती है। अब आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थिति को हम जब भी देखते हैं तो आधुनिक काल के राजनीतिक परिवेश के अंतर्गत हम देखते हैं कि उस समय में ईस्ट इंडिया की स्थापना, हम सभी को मालूम है कि ईस्ट इंडिया की स्थापना किस कारण हो गई थी, वो लोग किस कारण यहाँ पर आए थे और व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और बाद में वो किस तरह से राज्यकर्ता बन गए। बाद में उनके विरोध करने के उद्देश्य से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद प्रथम युद्ध, उसमें भारतीयों की मदद किस तरह से अंग्रेजों ने ली थी, उसके बाद जालियनवाला बाग हत्याकांड जिसके कारण पूरा देश जो है हिल चुका था। 1920 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना और बीच बीच में होने वाले सांप्रदायिक दंगे, 1940 में पाकिस्तान की मांग, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ाद होना तथा अनेक देशी समस्याएं आती है। यानी उस समय में आप देख सकते हैं कि पहली बात तो एक तो अंग्रेज हमारे यहाँ आए, उनका उद्देश्य पहला तो व्यापार करने के उद्देश्य से वो आए थे, लेकिन वो बाद में राज्यकर्ता कैसे बने, किस तरह से उसके विरोध में हमारे यहाँ लोग जो है उठ खड़े हो गए। उसमें अनेक जो है महात्मा गांधी जैसे लोग जो है आगे आकर अंग्रेजों का असहयोग तरीके से जो है विरोध करते हुए हमें दिखाई देते। असहयोग आंदोलन जो है उस समय जो है गांधी जी ने बहुत बड़े तौर पर जो है चलाया था और लोग भी जो है उस आंदोलन में बहुत जो है शामिल हो चुके थे। और इसकी एक खासियत है कि इसमें हमारे कवि लोग भी इसमें शामिल हो चुके थे। इतने सारे कवि तो कई कवि तो जेल भी हमारे जा चुके हैं हिंदी के,
सन 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया। फिर अंग्रेज धीरे धीरे भारत में फैलते गए। जीते हुए प्रदेशों पर अंग्रेजों ने अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को लागू किया। राजकाज में सहयोग मिले और भारत से सस्ते क्लर्क मिल जाए, इसलिए अंग्रेजों ने स्कूल कॉलेज खोले, छापखाने खोले, रेल, तार, डाक आदि का आविष्कार किया। फिर देशी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। देशी रियासतें न रहने से रीतिकालीन श्रृंगारिक साहित्य समाप्त हो गया। यानी आप आधुनिक काल के अब बात पहले देखेंगे तो राजा महाराजाओं का काल था, तो उस समय की देशी रियासतों को समाप्त करने का काम जो है अंग्रेजों ने किया और उसी कारण श्रृंगारिक साहित्य जो है खत्म हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने ढंग की शासन व्यवस्था भारत पर लागू करने का प्रयास किया और भारत को लूटने का प्रयास जो है वो धीरे धीरे करने लगे। आगे चलकर भारत में अंग्रेज राज्य से मुक्ति पाने के लिए जो है क्रांतिकारी संस्थाएं निर्माण हो लगी, जिसमें तिलक, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि नेता प्रमुख थे। 1920 में महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिमों को एक करके असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें विदेशी वस्त्रों, सरकारी नौकरियों, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय आदि पर बहिष्कार कर दिया गया। यानी गांधी जी ने अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए जो है असहयोग आंदोलन चलाया था। उसमें कई लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, विदेशी वस्त्र फेंक दिए गए थे, स्कूल कॉलेज से लोग बाहर जा चुके थे। तो इस तरह से जो है उस समय में असहयोग आंदोलन जो है कर दिया गया था। कांग्रेस के कुछ नेताओं को गांधी जी का असहयोग की नीति जो है पसंद नहीं थी। ऐसे नेताओं ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। फिर अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालना शुरू किया, इसके लिए कूटनीतियां शुरू की। फलस्वरूप हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से अलग हुए। इसके परिणाम स्वरूप 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई। यानी हिंदू मुस्लिमों में इन्होंने तोड़ो और फोड़ो की राजनीति जो है उस समय में अंग्रेज जो है अपनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। और उन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिमों के दंगे भड़काकर जो है उसका फायदा जो है ये लोग अंग्रेज लोग अपने लिए जो है करने लगे थे। फिर पाकिस्तान की मांग होने लगी। फिर भारतीय नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इससे अनेक नेताओं को जेल जाना पड़ा। उसी समय ब्रिटेन में उदार दल की सरकार बनी। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति थी। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद राजनीति के में झूठे नारे, स्वार्थ, अवसरवाद निर्माण हुआ। देश विभाजन से आदमी के दिलों का भी बंटवारा हुआ। सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे। महंगाई, अकाल, ऐसे अनेक वजहों से जो है हमारी जनता जो है पीड़ित जो है दिखाई देने लगी। दरिद्रता जो है हमारे भारतीयों के मत्थे मार दी गई। तो भारतीय स्वतंत्रता के पहले की दशा, उसका होने वाला साहित्य के ऊपर परिणाम, क्योंकि उसका परिणाम हमारे आधुनिक कालीन गद्य साहित्य पर होता हुआ दिखाई देता है। और स्वतंत्रता के बाद भी जो परिस्थितियां निर्मित हो चुकी थी, लोगों का जो मोहभंग हो चुका था, उसका परिणाम भी आपको जो है गद्य साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल के जो है गद्य साहित्य हो आधुनिक काल का, या आधुनिक काल का पद्य साहित्य हो, उसमें आपको दिखाई देगा। अब उसके बाद आती है सामाजिक परिस्थितियां। अब सामाजिक परिस्थितियों की बात जब भी हम करते हैं तो उस समय के समाज के बारे में जो है हमें सोचना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब समाज क्या होता है, अनेक समूह जो है एकत्रित रूप से रहते हैं। पहले जो है लोग समूह से रहते थे, अब समूह का व्यापक रूप ही हम उसे समाज के रूप में देखते हैं। अब उस समय का समाज कैसा था देखिए। अंग्रेजी राज्य की स्थापना से भारतीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन होने लगे। अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुधार के कानून, अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध आदि से भारतीय समाज में दो वर्ग निर्माण हुए। एक वर्ग भारतीय संस्कृति को पसंद करता था, तो दूसरा वर्ग शिक्षित था जो सुविधाभोगी था। यह वर्ग अंग्रेजी संस्कृति में रंग कर भारतीय संस्कृति से अलग होने लगा। इन वर्गों में वैचारिक मतभेद होने लगे। यानी अलग अलग मतभेद जो है, अलग अलग वर्ग जो है स्थापन होने लगे। धार्मिकता उस समय में भी बढ़ी हुई थी। उस समय में भी गरीबों पर जो है या दलितों पर अन्याय अत्याचार जो है होते थे। ठीक है, तो उस समय में जो है अनेक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन जो है हो गए। इन आंदोलन में प्रमुख है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज आदि। तो राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके हिंदू समाज में फैले कर्मकांड, अंधविश्वास का विरोध किया। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि कुरीतियों का भी खुलकर विरोध किया। फिर
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने हरिजन उद्धार, विधवा विवाह, शिक्षा संस्थाओं का निर्माण एवं शिक्षा का प्रचार आदि कार्य किए। यानी जितने भी ये आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज हो या ब्रह्म समाज हो, इन्होंने समाज में जो गलत रीति रिवाज, गलत परंपराएं मौजूद थी, इसका विरोध जो है उन्होंने उस समय में किया था। दलितों के ऊपर किस तरह से अन्याचार अत्याचार होता था, उसको वाणी देकर उन्होंने उसका विरोध जो है उस समय में किया था। नारी पर होने वाले अन्य अत्याचार जो है उस समय में बहुत सारे बढ़ चुके थे, क्योंकि हम स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में नारी पर हो, गरीबों पर हो, दलितों के ऊपर हो, असंख्य अन्य अत्याचार जो है ढाए जाते थे। तो इन परिस्थितियों का परिणाम भी हमारे साहित्य के ऊपर, आधुनिक काल के साहित्य के ऊपर दिखाई देता है। और इसी कारण ही हमें जब भी कोई साहित्य देखना है, किसी रचना को पढ़ना है, तो उसके पहले उस कवि का, उस रचनाकार का बैकग्राउंड जिसे हम कहते हैं, उनका परिस्थितियों को देखना, जानना बहुत ही जरूरी होता है। उसके साथ साथ विवेकानंद के विचारों का भी भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा आदि तत्वों का प्रचार कर भारतीय जनता में आत्मबल, नैतिकता, दृढ़ता, उदारता आदि गुणों का विकास किया। भारत में ईसाई धर्म प्रसार की प्रतिक्रिया में सामाजिक सुधार हुए। सामाजिक क्रांतियों के द्वारा बुरी प्रथाओं, प्राचीन रूढ़ियों का क्या किया गया, उस समय में विरोध किया। यानी सामाजिक क्रांतियां उस समय में हो गई, और जो बुरी प्रथाएं जो हमारे समाज में सदियों से चली आ रही थी, उसका इन लोगों ने क्या किया, समाज सुधारकों ने विरोध किया हुआ हमें दिखाई देता है। भारत आजाद होने के बाद अनेक नवीन समस्याएं निर्माण हुई। विभाजन के बाद होने वाले दंगे, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का पुनर्वसन आदि से अनेक सामाजिक समस्याएं निर्माण हो गई। इन समस्याओं को कई बार राजनीतिक रूप भी दिया गया। यानी इसके आधार पर कई लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास भी करने लगे थे। इन समस्याओं को समाधान खोजने का प्रयत्न हो रहा था। इसी समय जाति भेद की समस्या ने गंभीर रूप धारण किया। 1955 को संविधान में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। इससे हरिजनों को उनके अधिकार मिले। औद्योगिक विकास के कारण लोग देहातों को छोड़कर शहर में बसने लगे। गरीब गरीब हो गया, अमीर और अमीर बनता गया। पैसा ही सामाजिक प्रतिष्ठा का मानदंड बन गया। देश में महंगाई बढ़ती गई, साथ ही उसके साथ साथ बेकारी भी बढ़ती। यानी एक और सामाजिक क्रांति का आंदोलन चल रहा था, लेकिन एक और देश बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, इससे जो है लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और जो गरीब था वो और गरीब बनता जा रहा था, और जो अमीर था वो और अमीर बनता जा रहा था। और इसके कारण जो नैतिक पतन समाज में जो है हमें दिखाई देता है। सामाजिक मूल्यों का नैतिक पतन जो है उस समय में होने लगा। पारिवारिक संबंधों में विघटन उस समय में आने लगा था। स्वतंत्रता के बाद नई शिक्षा के प्रभाव तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से संयुक्त परिवार टूटने लगे, एकल परिवार बढ़ने लगे। यानी परिवारों में विघटन होने लगा। परिवार में जो युवा थे उन्होंने वो जो है अपने कर्तव्य से दूर रहने लगे। भारतीय नारी का भी रूप बदलने लगा। नारी अनेक रूपों में हमें दिखाई देने लगी। नारी जो है पुरुष से कंधा मिलाकर काम करने लगी थी, वह उसको केवल एक आज वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। यानी आधुनिक काल में भी नारी को स्वतंत्रता के नाम पर स्वैराचार की तरफ जो है उसको जानबूझकर धकेला गया। तो इस तरह से ये सारी परिस्थितियां जो है, सामाजिक परिस्थितियां जो है उस समय में मौजूद थी, और इसका परिणाम जो है हमारे पूरे आधुनिक काल के साहित्य के ऊपर होता हुआ हमें दिखाई देता है। चाहे वो राजनीतिक परिस्थिति हो, सामाजिक परिस्थिति हो। राजनीतिक परिस्थितियों का तो प्रभाव बहुत सारा हुआ है। अंग्रेजों ने जो अन्याय अत्याचार किए थे या कर रहे थे, अंग्रेजों की जो गुलामी थी, उसका परिणाम जो है भारतेंदु का साहित्य आप देख सकते हैं। अंधेर नगरी उनकी जो एक रचना है, उसके अंतर्गत आप किस तरह से अंग्रेजी शासन में जो है एक लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता था, और किस तरह से शासन व्यवस्था अपने आंखों पर पट्टी बांधे हुई थी, इसका परिणाम आपको वहां पर देखने को मिलेगा। या भारत के स्वतंत्रता होने के बाद किस तरह से किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा था, किस तरह से नारी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा था। तो ये बातें आपको प्रसाद में देखने को मिलेगी, ये बातें आपको प्रेमचंद में देखने को मिलेगी। तो इस तरह से या कविता के अंतर्गत भी ये इन परिस्थितियों का परिणाम जो है आपको बहुत सारा होता हुआ दिखाई देगा। तो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां जो है उस समय की जो है
बहुत ही अच्छी थी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत एक अच्छी बात यह हो गई थी कि आधुनिक काल के अंतर्गत जो है अंग्रेजों की गुलामी से भारत मुक्त हो चुका था और भारत का अपना कानून था और उसके अंतर्गत अपनी व्यवस्था थी। और उसके अंतर्गत जो है बाद में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो चुके थे, बहुत सारी जाति भेद या संप्रदाय भेद के कारण जो है दंगे फसाद होने लगे थे, तो उसके लिए अनेक सामाजिक क्रांतियां भी हो गई थी। तो इसको भी अभिव्यक्त करने का काम जो है रचनाकारों ने अपने रचनाओं में किया हुआ दिखाई देता है। और समाज की परिस्थितियों हम देखते तो उस समय में भी जाति प्रथा, धर्म भेद, लिंग भेद, ये सारी समस्याएं जो आधुनिक काल में भी मौजूद थी और ऐसा तो हम कह सकते हैं कि आज भी मौजूद है। तो इसका परिणाम भी साहित्य के ऊपर हुआ है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इस दरमियान जो है आधुनिक काल के अंतर्गत जो है जैसे जैसे आधुनिक काल आगे चलता गया वैसे वैसे जो है श्रृंगारिक साहित्य जो है इस समय में पीछे पड़ता गया, ऐसा हम देख सकते हैं। तो आधुनिक काल के देखते समय जो है हमने आज इस वीडियो में आधुनिक काल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को जो है देख लिया है। यदि आपको कोई शंका है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इसके कारण आपकी शंका का समाधान भी हो जाएगा, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके मुझे भेज सकते हैं। तो धन्यवाद।